दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक बहुत ही कमाल का ऐसे डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। दोस्तों वैसे तो मैं इस ऐसे को पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसको डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूं। टीएस एलियट ने इस ऐसे को 3 पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले ट्रेडिशन की बात करते हैं, दूसरा थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री और तीसरा है कंक्लूजन। आज हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें टीएस एलियट ने ट्रेडिशन की बात की है। चलिए शुरू करते हैं। ये ट्रेडिशन वर्ड को समझने से पहले हमें ये ट्रेडिशनल वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि टीएस एलियट इस ट्रेडिशनल वर्ड को एक नया मीनिंग देना चाहते हैं, एक नए तरीके से बताना चाहते हैं। वो कैसे बताते हैं कि अंग्रेज लोग आज के टाइम पर ये ट्रेडिशनल की बात नहीं करते। अंग्रेज लोगों के हिसाब से ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराने राइटर्स को कॉपी मारना, डिट्टो कॉपी मारना। लेकिन टीएस एलियट यहां पर बोलते हैं कि ट्रेडिशनल का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पहले के राइटर्स को कॉपी कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो, बल्कि आप उनसे सीख रहे हो। इसका मतलब होता है अपने से पहले के राइटर्स से सीखना और उस ट्रेडिशन को अपने वर्क्स के अंदर जिंदा रखना। अब यहां पर टीएस एलियट बात करते हैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म की। ये क्रिटिसिज्म क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, टीएस एलियट ये कहते हैं कि क्रिटिसिज्म उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना सांस लेना इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई इंसान नेचुरली एक पोएट्री को रीड करेगा तो उसे पता चल ही जाएगा कि ये पोएट्री कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है। क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी होता है। लेकिन टीएस एलियट यहां पर बोलते हैं कि आज के टाइम पर क्रिटिसिज्म कैसे किया जाता है, क्रिटिसिज्म करने का क्या तरीका है। आज के टाइम पर क्रिटिक्स क्या देखते हैं कि पोएट कितना अलग है, कितना यूनिक है, उसने अपने पास्ट के राइटर्स से कितना अलग लिखा है और उसके पास में कोई इंडिविजुअल टैलेंट है भी या नहीं। मतलब आज के क्रिटिक्स सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि पोएट ने कुछ अलग लिखा है या नहीं लिखा है। मतलब वो पहले के राइटर्स को कॉपी तो नहीं कर रहा, सिर्फ ये देखना चाहते हैं। क्योंकि टीएस एलियट के टाइम पर अंग्रेजों को सिर्फ ऐसी पोएट्री पढ़ने में मजा आ रहा था जो ट्रेडिशन से बिल्कुल अलग हो, एकदम हटके हो। लेकिन यहां पर टीएस एलियट बोलते हैं कि ये एक टाइप का प्रेजुडिस है जो आपकी आंखों के सामने है। आप उस प्रेजुडिस को हटा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके पहले के पोएट जो थे, यानी पुराने पोएट जो थे, वो कितने ग्रेट थे और उन्होंने कितने ग्रेट वर्क्स लिखे हैं। नया लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि अपने से पहले के पोएट्स को, अपने एंसेस्टर्स को भूल जाओ। अब टीएस एलियट क्या बोलते हैं कि कुछ लोग ट्रेडिशन का मतलब अलग तरीके से लेते हैं, बहुत ही गलत तरीके से लेते हैं। उनके हिसाब से ट्रेडिशन का मतलब है अपने पुराने पार्ट्स को डिट्टो कॉपी कर देना और नया कुछ भी ट्राई ना करना। एलियट बोलते हैं कि जिस ट्रेडिशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं ना, उसका मतलब बहुत ही ब्रॉड है। उसका मतलब यह नहीं है कि आप कॉपी करने लग जाओ, वो आपको कोई विरासत में नहीं मिलता। उसको पाने के लिए आपको बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। किसी को भी अगर ग्रेट पोएट बनना है और ग्रेट पोएट्री लिखनी है तो उसके लिए उसके पास में एक हिस्टोरिकल सेंस का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों क्या होना जरूरी है? हिस्टोरिकल सेंस का होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि उसे होमर से लेकर जो क्लासिकल पोएट्स है ना, वहां से लेकर मॉडर्न पोएट्स तक सारों को दिमाग में रख के अपनी पोएट्री को लिखना चाहिए। मतलब नई राइटिंग्स पुरानी राइटिंग्स से कुछ अलग नहीं है, वो आइसोलेशन में पैदा नहीं हो सकती, उसे अपने से पुरानी राइटिंग से सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर रीडर्स को भी एक सलाह देते हैं टीएस एलियट। वो क्या बोलते हैं कि रीडर्स को किसी वर्क को तभी पढ़ना चाहिए या फिर किसी वर्क को ग्रेट तभी बनाना चाहिए जब उस वर्क में पुराने राइटर्स की बात की गई हो। क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कोई राइटर अगर मर गया तो मर गया, हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम उसे अपने वर्क्स में जिंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों टीएस एलियट बोलते हैं कि अपने पुराने राइटर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके वर्क्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक गाइड की तरह हो सकते हैं आपको सिखाने के लिए कि पोएट्री कैसे लिखी जा सकती है। देखो, अभी तक उन्होंने हमारे लिए गाइड का काम किया और आगे भी हमारे लिए गाइड का काम करेंगे। टीएस एलियट ऐसा बोलते हैं कि वो अभी तक हमारे लिए गाइड रहे हैं और आगे भी हमारे लिए गाइड रह सकते हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। अब इस वर्क को पढ़ते वक्त आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हो कि टीएस एलियट क्लासिक राइटिंग्स की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। आप उनके वर्क्स को पढ़ो, जैसे मर्डर इन कैथीड्रल और लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड ट्रूफ्रॉक। ऐसे वर्क्स को पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्लासिकल राइटर्स की तरफ ज्यादा झुके हुए थे। वो ये कहते हैं कि आप जिन राइटर्स को मरा हुआ मानते हो ना कि वो मर चुके, तो वो मरे नहीं है, वो अपनी पोएट्री के अंदर जिंदा है। आप उनसे जाकर बात करने की कोशिश करो, वो आपसे बात करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। अब दोस्तों देखो, इस ऐसे के पहले पार्ट के अंदर यानी ट्रेडिशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट चीजें कि टीएस एलियट ने ये वर्क आखिर लिखा क्यों होगा और वो ट्रेडिशन की तरफ इतना ज्यादा झुके हुए क्यों थे। मतलब इंग्लिश हिस्ट्री में कौन से ऐसे पोएट्स आए थे जिनके अगेंस्ट टीएस एलियट ने अपना ये वर्क लिखकर अपना रिएक्शन दिया एक तरीके से। तो दोस्तों सो कॉल्ड रोमांटिक्स, रोमांटिसिज्म के कुछ सर्टेन क्रिटिकल व्यूज थे कि पोएट्री प्राइमरीली पोएट की खुद की पर्सनालिटी का एक्सप्रेशन होती है। तो नोट कर लेना दोस्तों, ये वर्क रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट एक रिएक्शन था और इस वर्क के जरिए टीएस एलियट ये कहना चाह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान या कोई भी पोएट अपने ट्रेडिशन से खुद को अलग करके ग्रेट नहीं बन सकता। और देखो, इस ऐसे को लिखने का फायदा ये रहा कि टीएस एलियट ने जब ये ऐसे लिखा तो बहुत सारे क्रिटिक्स जो अभी तक पोएट्री को एकदम इंडिविजुअल क्रिएशन मान के पढ़ रहे थे, वो अब
उस पोएट्री का कंपैरिजन पुराने क्लासिकल वर्क से करने लगे। मतलब सिर्फ पुराने क्लासिकल वर्क से नहीं, जो पोएट उस वर्क को लिख रहा है उसके बाकी वर्क से उसका कंपैरिजन करने लगे। तो यह फायदा बहुत बड़ा फायदा था। दोस्तों ये वीडियो टीएस इलियट के ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट का पार्ट 2 है, जिसके पार्ट फर्स्ट में मैं ट्रेडिशन की बात कर चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग टीएस इलियट की इम्पर्सनल थ्योरी की बात करेंगे जो पोएट्री को लेकर उन्होंने दी है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कोटेशन आपको बताना चाहूंगा। देखिए इस पर ध्यान दीजिए। पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। देखो दोस्तों ये कोटेशन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने एक वर्क लिरिकल बैलेट्स में दी थी, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अब ये आगे कैसे रिलेट करेगी हम लोग आगे बात करेंगे, इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टीएस इलियट की इम्पर्सनल थ्योरी जो पोएट्री को लेकर उन्होंने दी है। इसमें वो कहते हैं कि रीडर जो है यानी कि मैं और आप जैसे लोग, उनका लेना देना पोएट्री से है, पोएट से नहीं। मतलब अगर तुम्हें क्रिटिसाइज करना है या तारीफ करनी है तो पोएट्री की करो, पोएट की नहीं। टीएस इलियट हमको सलाह देते हैं कि हमारे आपके जैसे रीडर्स का लेना देना पोएट्री से है, पोएट से नहीं। पोएट कैसा है, पोएट का बैकग्राउंड कैसा है, इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर टीएस इलियट बोलते हैं कि आपने अच्छे पोएट्स के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन अच्छी पोएट्री को तलाशना बहुत मुश्किल काम है। देखो बहुत ही एजुकेटेड क्रिटिक थे यहां पर टीएस इलियट हमारे। वो जो बोलते हैं, आप एक एक चीज को गौर से सुनना, ध्यान देना। वो बोलते हैं कि पोएट्री अपने आप में जिंदा होती है। मतलब उसके लिए एक टर्म का यूज किया जाता है दोस्तों, लिविंग होल। इस टर्म को नोट कर लेना, पोएट्री अपने आप में क्या होती है, एक लिविंग होल। मतलब पोएट्री जो होती है वो एक लिविंग होल है, यानी जिंदा चीज है। और पोएट जो है वो एक टूल है। टूल मतलब जरिया मात्र, जो अपने इमोशंस को उस पोएट्री के अंदर एक नए तरीके से जिंदा करता है। अब वो पोएट कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ये बात मायने नहीं रखती। मायने रखती है क्या बात, कि वो अपने ट्रेडिशन को अपने नए तरीकों से जोड़कर अपनी पोएट्री को कंप्लीट करने में कैपेबल है या नहीं। अब दोस्तों यहां पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया टीएस इलियट ने, प्लैटिनम का एग्जांपल। ये आप अपनी एग्जाम कॉपी के अंदर सेट कर सकते हो। देखो प्लैटिनम का एग्जांपल क्या है, गौर से सुनना। एक तरफ प्लैटिनम है, एक तरफ ऑक्सीजन है और तीसरी तरफ है सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों के मिलने से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ये साइंस के बच्चों के लिए नहीं है, ये लिटरेचर के बच्चों के लिए। एक तरफ प्लैटिनम है, एक तरफ ऑक्सीजन है, तीसरी तरफ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं और उनमें प्लैटिनम मिलता है तो क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो क्या होता है, जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो सल्फ्यूरिक एसिड में आपको प्लैटिनम नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। दोनों चेंज भी हो सकते हैं लेकिन प्लैटिनम चेंज नहीं होता। शुरू में तो प्लैटिनम था और उसकी मौजूदगी में ये दोनों मिले और सल्फ्यूरिक एसिड बना, लेकिन अब प्लैटिनम की बिल्कुल भी मौजूदगी नहीं है। तो यहां पर प्लैटिनम को पोएट बोलते हैं। यहां पर टीएस इलियट बोलते हैं कि ये जो पोएट होता है ना, प्लैटिनम की तरह काम करता है। मतलब इस पूरी प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड वाली प्रोसेस में, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में प्लैटिनम का सिर्फ एक टूल की तरह यूज था। वैसे ही पोएट्री लिखने में पोएट का रोल कितना होता है, सिर्फ एक टूल की तरह, एक जरिया मात्र होता है पोएट। अब दोस्तों यहां पर देखो टीएस इलियट दांते के एक वर्क इन्फर्नो का भी एग्जांपल देते हैं। वो यहां पर बताने की कोशिश करते हैं कि एक पोएट जो होता है उसके दिमाग में जो फीलिंग्स आती है, एक्सपीरियंस आते हैं, उसका दिमाग जो है फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करने का काम करता है और तब तक उन फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस का यूज नहीं करता जब तक कि एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन जाता। देखो यहां पर दांते के इन्फर्नो का एग्जांपल भी दिया है, प्लैटिनम का एग्जांपल भी दिया है। तो ये सब एग्जांपल आप नोट करते हुए चलो तो बहुत ही अच्छा होगा। एक सलाह और देते हैं यहां पर टीएस इलियट, कहते हैं कि एक पोएट जो होता है ना, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शामिल जितना कम करे उतना बेटर होगा। अब इसका कारण क्या है, देखो कभी कभी हो सकता है किसी पोएट के पर्सनल एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो उसकी पोएट्री से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। जैसे एक ट्रेडिशनल पोएट होता है, वो दिखने में या फिर उसकी पर्सनल लाइफ बड़ी बोरिंग हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उसकी पोएट्री बड़ी इंटरेस्टिंग हो, उसका लिखने का तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग हो। मतलब यहां पर वो कहना चाह रहे हैं कि कुछ नया लिखने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग कॉम्प्लेक्स इमोशंस को ही जमा करें, बल्कि पुराने जो सिंपल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस होते हैं उनका यूज करके भी नई टेक्निक से कुछ अच्छा और बढ़िया लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम कॉम्प्लेक्स इमोशंस का ही यूज करें। और एंड में यहां पर टीएस इलियट कंक्लूजन में ये बात करते हैं दोस्तों, कंक्लूजन भी मैं इसी वीडियो में निपटा रहा हूं। वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि अच्छी पोएट्री कभी भी इंटेंशनली नहीं लिखी जा सकती। जैसा कि वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि आप सारे इमोशंस को शांति से बैठ करके जमा करो, रिकलेक्ट करो। मैंने आपको बताया था ना कोटेशन में शुरू में, तो ऐसा नहीं होता। बल्कि अच्छी पोएट्री कैसे लिखी जाती है, टीएस इलियट बोलते हैं अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली कहें कि एक्सीडेंटली लिखी जाती है। अब देखो दोस्तों, शुरू में मैंने वर्ड्सवर्थ की एक कोटेशन बताई थी आपको, आप अंदाजा लगा सकते हो अगर आपने मेरी लिरिकल बैलेट्स वाली वीडियो देखी हो तो। उसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था
कि पोएट्री जो होती है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है पावरफुल इमोशंस का या पावरफुल फीलिंग्स का, ठीक है ना, जिसको शांति से बैठ के रिकलेक्ट किया जाना चाहिए। तो ये उस वर्क के अगेंस्ट एक रिएक्शन है टीएस एलियट का। टीएस एलियट यहां पर कहना चाहते हैं कि आप बैठ करके, शांति से बैठ करके, सोच समझ के, मतलब तैयारी के साथ में कोई पोएट्री नहीं लिख सकते, बल्कि आपको इंतजार करना चाहिए कि आपके सारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस एक साथ जमा होकर अनकॉन्शियसली किस तरीके से एक पोएट्री के रूप में बदल जाए। जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या बोलते थे कि शांति से बैठ के अपने इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट करो और उसके बाद में जाकर पोएट्री लिखो। टीएस एलियट बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, पोएट्री ऐसे नहीं लिखी जाती, बल्कि पोएट्री के लिए डीप कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, बहुत ही एकाग्र होने की जरूरत पड़ती है। आपको कंसंट्रेशन से ही आपकी पोएट्री लिखी जा सकती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी दोस्तों। इस वीडियो में मैंने इस ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।